हेलो। नमस्कार साथियों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में प्लेटो की पॉलिटिकल फिलोसफी को डिस्कस करेंगे। प्लेटो की पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने का प्रयास करेंगे। हम प्लेटो के जो तीन मेजर वर्क हैं इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। प्लेटो इज़ द ऑथर ऑफ थ्री लार्ज स्केल पॉलिटिकल वर्क। प्लेटो के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन तीन लार्ज स्केल पॉलिटिकल वर्क हैं। कहने का मतलब ये तीन मेजर वर्क हैं प्लेटो के: द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एंड लॉज। हम इस वीडियो में इन्हीं सभी लार्ज स्केल वर्क्स यानी रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज को एक एक करके डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो की पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो से पहले यूनान में क्या था उसको भी हम समझेंगे। सुकरात, प्री सोक्रेटिक फिलोसफी को भी हम समझने का इसमें प्रयास करेंगे। सुकरात को मृत्युदंड क्यों दिया गया और फिर प्लेटो के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा, वो सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम प्लेटो को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप तीन ये मेजर वर्क हैं, ये नोट कर लीजिए प्लेटो के, आप इनको लिख लीजिए। इसके बाद मैं एक इमेज बनाता हूँ प्लेटो के आइडियल स्टेट की। प्लेटो का जन्म 427 बीसी में और मृत्यु 347 बीसी में हुआ था अकॉर्डिंग टू ओपिगाबा। ओपिगाबा के अकॉर्डिंग ये जो प्लेटो की 427 और 347 बीसी है, ये डेट है। इनको अरिस्टोक्लीज भी कहा जाता है प्लेटो को। हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लेटो की अगर फिलोसफी को कंप्लीट समझना चाहते हैं, आप प्लेटो की फिलोसफी को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहें। आपको प्लेटो से संबंधित बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। वेस्टर्न पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, इसमें बहुत सारे थिंकर्स को हम शामिल करते हैं। इसकी शुरुआत प्री सोक्रेटिक प्री सोक्रेटिक फिलोसफी से होती है। फिलोसफी, इसके बाद सोफिस्ट का वर्ल्ड व्यू आता है। सोफिस्ट वर्ल्ड व्यू। इसके बाद सुकरात कैसे सोफिस्ट के वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करते हैं। सोक्रेटिज सोक्रेटिज कैसे इनके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करते हैं। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक जो मुख्यतः आप प्लेटो के बारे में नहीं जानते हो, कम पढ़ते हो, उन टॉपिकों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, प्लेटो की गुफा का सिद्धांत, गुफा का सिद्धांत, एलिगेरी ऑफ केव, एलिगोरी ऑफ केव थ्योरी। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत प्री सोक्रेटिक फिलोसफी से मानी जाती है। सोफिस्ट का वर्ल्ड व्यू आता है, फिर सोक्रेटिज के विचार आते हैं, फिर इसके बाद प्लेटो आता है। प्लेटो सोक्रेटिज के विचार को अपनी आत्मा में उतारता है और प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स देता है। ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और ये जो गुफा का सिद्धांत है, एलिगेरी ऑफ द केव, ये प्लेटो की फिलोसफी का फाउंडेशन है। प्लेटो की जो फिलोसफी है यानी जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का ये फाउंडेशन है। हम इसके अलावा भाई इसमें इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एलिगेरी ऑफ द केव, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, इसमें हम
वर्ल्ड ऑफ बीइंग, वर्ल्ड ऑफ बीइंग, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, विजिबल वर्ल्ड, विजिबल वर्ल्ड, होम ऑफ द गुड, होम ऑफ द गुड, मिथ ऑफ द मेटल, धातुओं के झूठ का सिद्धांत, मिथ ऑफ द मेटल, या नोबल लाई, और नोबल लाई। आप इन सभी टॉपिक्स पर अच्छे अच्छे से क्लैरिटी हासिल करना चाहते हो तो आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि आप ये सभी टॉपिक क्लियर कर पाएँ और प्लेटो की फिलोसफी को आप अच्छे से समझ पाएँ। आप हम शुरुआत करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की बिगनिंग से। फाउंडिंग फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, हम क्या जानते हैं? फाउंडिंग फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का संस्थापक कौन है? संस्थापक पिता सुकरात, सोक्रेटिस को जानते हैं हम, सुकरात को जानते हैं। फादर ऑफ द फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन का पिता, राजनीतिक दर्शन का पिता, दर्शन का पिता के रूप में हम प्लेटो को जानते हैं। और राजनीति विज्ञान के पिता, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस भी कहा है, राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में, राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में हम अरिस्टोटल को जानते हैं। अरिस्टोटल को जानते हैं। अरिस्टोटल को राजनीति विज्ञान का पिता इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले राजनीति शास्त्र को अन्य सभी शास्त्रों से, आचार शास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, जितने भी शास्त्र थे उन सभी से अलग, पृथक, एक सेपरेट, पृथक रूप से स्थापित किया अरस्तु ने, इसलिए राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को हम जानते हैं। हम थोड़ा सा वेस्टर्न फिलोसफी की बिगनिंग जान लेते हैं, क्योंकि बिगनिंग में ही प्लेटो की थ्योरी छुपी है। प्लेटो की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, प्लेटो की जो कंप्लीट जो रिपब्लिक की जो फिलोसफी है, रिपब्लिक लिखी है न्याय के ऊपर प्लेटो ने, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब रिपब्लिक है, उसकी जड़ें वेस्टर्न फिलोसफी के बिगनिंग में छुपी है। बिगनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि बिगनिंग क्या है। वेस्टर्न फिलोसफी की बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ, यहाँ पर मैं बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के ऊपर एक नया सेपरेट वीडियो डालूंगा। उस वीडियो में हम कंप्लीट इसको समझेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम इसको समराइज करेंगे कि क्या था इसमें। बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, इसमें क्या है, सबसे पहले जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स थे प्रारंभ में जो आए, उन्होंने क्वेश्चन कैसे किया और क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया, वो अर्थ के बारे में, वो कॉस्मोस के बारे में, वो यूनिवर्स के बारे में क्या जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं वो कि व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज कॉस्मोस, व्हाट इज नेचर, अर्थ। शुरुआती प्रश्न यही होते हैं
इनके, कि जितने भी दुनिया में वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो कौन सी चीज़ों से मिलकर के बने, कौन कौन से अणुओं से, परमाणुओं से वो मिलकर के बने हैं। शुरुआत में यही डिस्कस होता है, क्योंकि मनुष्य में और पशु में क्या फ़र्क है वो थोड़ा आप जान लो। हम हमारे अंदर और पशुओं में ये फ़र्क है कि मनुष्य रीजन का और लैंग्वेज का प्रयोग करता है। जो ह्यूमन बींग होता है वो पशुओं से दो बातों में अलग है। एक, ह्यूमन बींग के पास लैंग्वेज है, भाषा है, उस भाषा को वो समझता है। और दूसरा, उस ह्यूमन बींग के पास क्या है, रीजन है, रीजन विवेक है। उस ह्यूमन बींग के पास क्या है, रीजन है, विवेक है। रीजन और भाषा कौशल, विवेक और भाषा कौशल और संवाद, इनसे हम प्रकृति के अन्य जो भी एनिमल्स हैं उनसे हम अलग हैं। मनुष्य में ये एक खास बात है कि मनुष्य रीजन का उपयोग करता है, मनुष्य भाषा का उपयोग करता है। तो इन लोगों ने भी शुरुआत में यही प्रश्न उठाए कि आसमान का रंग नीला क्यों है। तो कुछ, आसमान का रंग नीला क्यों है, व्हाट इज यूनिवर्स, ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके भी हम दो प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। भाई इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनके हम दो प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि आसमान का रंग नीला क्यों है। आसमान का रंग नीला क्यों है। तो दो टाइप के थिंकर होते हैं, या दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के ह्यूमन बींग होते हैं। एक तो वो जो इसका उत्तर अपने माइंड से नहीं देते, विवेक से नहीं देते, वो कहानी के आधार पर इसका उत्तर देते हैं, इमेजिन करते हैं वो, या मिथ झूठ बोल करके उसका उत्तर देते हैं। इमेजिन करते हैं वो, इमेजिन के आधार पर इसका उत्तर देते हैं। इमेजिन या स्टोरी बना करके इसका उत्तर देते हैं। जैसे मान लो ये आसमान है, भाई इस आसमान का रंग नीला क्यों है। तो ये लोग उत्तर देंगे कि आसमान का रंग नीला इसलिए है क्योंकि किसी ने इसके ऊपर ब्लू पेंट कर दिया। क्या कर दिया, ब्लू पेंट कर दिया, नीला रंग कर दिया इसके ऊपर। भाई भगवान के सामने कुछ विकल्प आए कि आसमान का रंग नीला बनाएं, ब्लैक बनाएं, वाइट बनाएं, येलो बनाएं, रेड बनाएं। तो गॉड ने जो रंग चूज किया वो ब्लू रंग चूज किया और ब्लू रंग पेंट कर दिया, आसमान को पेंट कर दिया। मतलब पहला उत्तर तो ये हो गया। इस प्रकार के आंसर में उस व्यक्ति को बिल्कुल जोर नहीं आया, बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं डाला उन्होंने, और इसका आंसर दे दिया तुरंत, एक आने का था। दूसरा उत्तर हम दे सकते हैं कि रीजन का प्रयोग करके, रीजन, लॉजिक, तर्क, तर्क का प्रयोग करके, साइंस का प्रयोग करके हम कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढेंगे, और लॉजिक के आधार पर हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों है। तो ये जो सेकंड वाला जो है, रीजन या लॉजिक का प्रयोग करके हम इन सभी बातों का उत्तर देते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थ की, कॉस्मोस की उत्पत्ति कैसे हुई। ये सब काम फिलोसफी करती है। इस अप्रोच को हम फिलोसफिकल अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि रीजन और लॉजिक के आधार पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं तो हम इसको फिलोसफिकल अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच। फिलोसफिकल अप्रोच इसको हम कह देते हैं। ये तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया है
कि दो प्रकार की अप्रोच हो सकती हैं उत्तर देने की, दो प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है, इमेजिन के आधार पर या रीजन के आधार पर। तो जो लोग रीजन का उपयोग करके, लॉजिक का उपयोग करके, साइंस का उपयोग करके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं, आंसर देने का प्रयास करते हैं, उसको हम फिलोसफिकल अप्रोच करते हैं। कि दुनिया में सभी पदार्थ, पहला प्रश्न यही था कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किससे मिलकर के बने। तो एक थेल्स नाम का एक विद्वान, थेल्स, ये प्री सोक्रेटिक फिलोसफी पढ़ रहे हैं हम, सुकरात से पहले फिलोसफी कैसी थी। थेल्स नाम का विद्वान कहता है कि दुनिया की सभी चीज़ें वाटर से मिलकर के बनी है, वाटर, पानी से। दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट्स पानी से मिलकर बने हैं, सब में पानी है, पानी से मिलकर बने हैं, वाटर से मिलकर के बने हैं। इसके बाद एक विद्वान आए डेमोक्रिटिस, डेमो, ये भी प्री सोक्रेटिक फिलोसफर है, डेमोक्रिटिस। डेमोक्रिटिस क्या कहते हैं? डेमोक्रिटिस कहते हैं कि दुनिया की सभी वस्तुएं टिनी पार्टिकल्स, एटम्स से मिलकर बनी है, टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे अणुओं से, टिनी पार्टिकल्स, कण, टिनी पार्टिकल्स, एटम्स, एटम से मिलकर के बनी है। ये जो एटम शब्द है भारतीय इतिहास में सबसे पहले महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया था, बाद में साइंस में इसका शब्द प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। एटम से मिलकर बनी है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये छोटे छोटे एटम से मिलकर के ये ऑब्जेक्ट बना है। इनका कहने का मतलब ये था डेमोक्रिटिस का। इसके बाद एक विद्वान आए हेराक्लिटिस, जो रियलिस्ट थिंकर है हेराक्लिटिस। इनकी बाद में भी चर्चा करेंगे हम हेराक्लिटिस की। हेराक्लिटिस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो हम दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जो हमारे लिए विजिबल है, जिस दुनिया को हम महसूस करते हैं, वो दुनिया वास्तविक है। उस दुनिया में चेंज होता है। क्या होता है? चेंज, परिवर्तनशील है वो दुनिया। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया परिवर्तनशील है। कैसी है? परिवर्तनशील है, चेंज हो रहा है उसमें। चेंज इज रियलिटी, चेंज इज रियलिटी, चेंज इज रियलिटी। इसको यहाँ समझने का प्रयास कीजिए आप, कि जैसे मान लीजिए कि हम इसमें ले लेते हैं शेप छोटी, ये दुनिया है, ये दुनिया है। इस दुनिया में इस दुनिया में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे पेड़ों के पत्ते आते हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, बर्फ़ पिघल रही है, गर्मी पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये सारी बातें हैं। जितना भी चेंज हो रहा है दुनिया में, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, यही रियल है। चेंज इज रियलिटी। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का इसके बियॉन्ड यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इस दुनिया के पीछे कुछ भी नहीं है। ये जो दुनिया हमारे सामने है, जिस दुनिया को हम देख पा रहे हैं, जिस दुनिया को हम महसूस कर पा रहे हैं, जिस दुनिया को हम फील कर पा रहे हैं, जिस दुनिया को हम टेंजिबल, टेंजिबल कह सकते हैं, जिस दुनिया को हम स्पर्श कर पा रहे हैं, वो दुनिया रियल है। ये दुनिया जो हम हमारे सामने है, ये वास्तविक दुनिया है। कैसी दुनिया है? रियल। ये विचार हेराक्लिटिस का है, और हेराक्लिटिस एक रियलिस्ट थिंकर है। इसके बाद पाइथागोरस और परमेडिस, दो विद्वान हो रहे। पाइथागोरस, पाइथागोरस और परमेडिस, नाम सुना होगा, ये भी प्री सोक्रेटिक फिलोसफर हैं, पाइथागोरस और परमेडिस। इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो हेराक्लिटिस बता रहा है, हेराक्लिटिस एक रियलिस्ट थिंकर है, वो कह रहा है कि जो दुनिया हमारे सामने है, ये जो विजिबल वर्ल्ड है, यही सत्य है। विजिबल वर्ल्ड, विजिबल वर्ल्ड है, यही क्या है? ये ट्रूथ है, यही ट्रूथ है। जो हम देख पा रहे हैं, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, वही ट्रूथ है। इसको क्रिटिसाइज किया और इसको रिजेक्ट कर दिया। इस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इस सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया, पाइथागोरस और परमेडिस। इन्होंने कहा कि इस दुनिया के पीछे एक दुनिया और है।
इस दुनिया के पीछे एक दुनिया और है। इस दुनिया के पीछे एक दुनिया और है। इस दुनिया में जो भी कुछ है, इस दुनिया में उसकी एक परफेक्ट कॉपी इस दुनिया में है। इसको इनविजिबल वर्ल्ड कहते हैं। इनविजिबल वर्ल्ड, अदृश्य विश्व। इस दुनिया को अदृश्य विश्व कहते हैं। पाइथागोरस और परमेडिस इस दुनिया को अदृश्य विश्व कहते हैं कि इस दुनिया के पीछे जो दुनिया है, बैक में जो है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये चेंज नहीं होती, अनचेंज है। ये चेंज नहीं होती, ये अनचेंज है। इसको इनविजिबल वर्ल्ड इन्होंने कहा। यही सत्य है। इस दुनिया के पीछे एक दुनिया और है और ये दुनिया सत्य है। ये आभासी दुनिया है, विजिबल वर्ल्ड है। इसमें जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो अपने परफेक्ट वर्जन और परफेक्ट कॉपी में नहीं है। इसके पीछे जो दुनिया है वो अपने परफेक्ट वर्जन में है। इसको इन्होंने इनविजिबल वर्ल्ड कहा। इसी सिद्धांत से प्रभावित हुए प्लेटो। कौन? प्लेटो। प्लेटो पाइथागोरस और परमेडिस से प्रभावित है। और प्लेटो ने अपना सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिसको अभी हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहो, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। यहीं हम प्री सोक्रेटिक फिलोसफी को यहीं ख़त्म करते हैं। एक अन्य वीडियो में हम वेस्टर्न फिलोसफी की बिगिनिंग कैसे हुई उसको हम कंप्लीट समझने का प्रयास करेंगे। वहाँ से आपकी क्लैरिटी और बिल्ड हो जाएगी। इसी वीडियो में तो हम इतना ही समझेंगे कि जो जो पाइथागोरस और परमेडिस का जो विचार है, एक अनचेंजिंग वर्ल्ड का, जो इनविजिबल वर्ल्ड का, जिस जिस जो जो ये दुनिया जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर परफेक्ट वर्जन है प्रत्येक वस्तु का। इस दुनिया को आधार बनाकर प्लेटो ने अपनी थ्योरी या रिपब्लिक, कंप्लीट अपनी रिपब्लिक इसी थ्योरी पे लिखी है उन्होंने। और एलिगेरी ऑफ को केव का सिद्धांत भी उन्होंने, गुफा का सिद्धांत भी प्लेटो ने दिया है। तो वो सभी हम समझने का प्रयास करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। हम अब शुरुआत करते हैं प्लेटो से। प्लेटो को समझने का प्रयास करते हैं। प्लेटो की पॉलिटिकल फिलोसफी को हम समझने का प्रयास करते हैं। Plato's early childhood coincided with the period of political instability following the defeat of Athens in the Peloponnesian War of 431 BC to 40 BC। ये पढ़ते हैं। पेलोपोनेशियन वार एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। पेलोपोनेशियन वार ये थ्यूसिडाइडिस के द्वारा ये बुक लिखी गई है। थ्यूसिडाइडिस एक रियलिस्ट थिंकर है। थ्यूसिडाइडिस को रियलिस्ट थिंकिंग का फादर माना जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में एक थ्योरी है, एक महत्वपूर्ण अप्रोच है रियलिज्म। रियलिज्म की शुरुआत थ्यूसिडाइडिस के इस वर्क से मानी जाती है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। ये एथेंस और स्पार्टा के मध्य युद्ध हुआ था शक्ति संतुलन को लेकर। इसमें एथेंस की हार हुई थी। एथेंस और स्पार्टा के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसमें बैलेंस ऑफ पावर एक कभी स्पार्टा की तरफ शिफ्ट हो रहा था, कभी एथेंस की तरफ शिफ्ट हो रहा था। बैलेंस ऑफ पावर जो कंसेप्ट है वो आपके रियलिज्म अप्रोच से जुड़ी है, उसको भी हम समझेंगे। तो रियलिज्म जो अप्रोच है, ये रियलिस्ट थिंकर है। रियलिस्ट थिंकर। तो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार, तो ये पेलोपोनेशियन वार जो 431 बीसी से 404 बीसी तक ये वार होता है। और जो प्लेटो का जो बचपन है, प्लेटो का बचपन का जो कोइन हुआ है, वो प्लेटो का जो बचपन वहाँ पर जो पला बढ़ा है, वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बीच में
एथेंस और स्पार्टा के मध्य लगातार युद्ध हो रहे थे, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। क्या थी? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इससे प्लेटो के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का। और इस युद्ध का एक जो पेलिपोनेशियन वार हुआ था, इसका एक फाइनल जो कंजिक्वेंस आया, जो फाइनल जो परिणाम आया, वो उसमें क्या है कि डेमोक्रेसी स्थापित हो गई। स्टाब्लिश्ड डेमोक्रेसी अर्थात इस युद्ध के बाद एथेंस में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। हिस्ट्री ऑफ पेलिपोनेशियन वार आपके थ्यूसिडाइडिस की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि एक रियलिस्ट थिंकर हैं। और एथेंस और स्पार्टा के मध्य जो बैलेंस ऑफ पावर को लेके, शक्ति संतुलन को लेकर के जो युद्ध चल रहा था, उसका विवरण इस बुक में उन्होंने दिया है। 431 बीसी से लेकर 404 बीसी तक ये युद्ध चला। और उस समय प्लेटो का बचपन था वो इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के मध्य गुजरा। और इसका फाइनल परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का? इस युद्ध का फाइनल परिणाम ये हुआ कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर वहाँ कर दिया गया, डेमोक्रेसी की स्थापना वहाँ पर कर दी गई। इसको नोट कर लीजिए आप। प्लेटोज अर्ली चाइल्डहुड coincided with the period of political instability following the defeat of Athens in the Peloponnesian War of 431 BC to 404 BC. An immediate consequence of the defeat was the overthrow of democracy in Athens and establishment of an oligarchy. Tyranny of 30. इसके बाद क्या हुआ कि इसमें लोकतंत्र को ओवरथ्रो कर दिया गया, डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर दिया गया। डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो करके एक ओलिगार्की शासन की स्थापना वहाँ हो गई। ओलिगार्की से तात्पर्य है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपुल, अर्थात प्रभावशाली लोगों का एक छोटा समूह, उनका शासन यहाँ पर स्थापित हो गया। इसको कहा गया टिरेनी ऑफ 30, 30 लोगों का अत्याचारी शासन, 30 लोगों का निरंकुश शासन। टिरेनी ऑफ 30, टिरेनी ऑफ 30। प्लेटो ने यह सोचा कि जो टिरेनी ऑफ 30 आया है, ये जो शासन आया है 30 लोगों का, ये कुछ अच्छा करेगा, ये कुछ बेहतर करेगा। लेकिन इस टिरेनी ऑफ 30 का जो शासन था वो बहुत ज़्यादा बैड रहा और भी ज़्यादा अत्याचारी हो गया। टिरेनी ऑफ 30। Plato hoped that this oligarchy will provide political stability, but the rule of 30 tyrants proved even more brutal. बहुत ज़्यादा निर्दयी शासन ये रहा टिरेनी ऑफ 30 का। ये मोर ब्रूटल रहा, मोर ब्रूटल। बाद में जनता ने विद्रोह कर दिया और डेमोक्रेसी को दोबारा रिस्टोर कर दिया, लोकतंत्र की दोबारा से स्थापना कर दी। डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर दिया गया एथेंस में। हमने यहाँ तक समझा कि प्लेटो का जो बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में गुजरा। 431 बीसी से 404 बीसी के मध्य पेलिपोनेशियन वार हुआ, जिसमें एथेंस और स्पार्टा के मध्य युद्ध हुआ। एथेंस की हार हो गई और एथेंस में बाद में लोकतंत्र को ओवरथ्रो करके टिरेनी ऑफ 30 का एक ओलिगार्की शासन, टिरेनी ऑफ 30 का ओलिगार्की शासन वहाँ पर स्थापित हुआ। प्लेटो ने ये उम्मीद की कि ये जो टिरेनी ऑफ 30 का शासन है ये कुछ अच्छा करेगा, कुछ बेहतर परिणाम देगा, लेकिन वो और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ, और भी ज़्यादा उन्होंने अत्याचार कर दिया, मोर ब्रूटल वो साबित हुआ। और उसके बाद जनता ने विद्रोह कर दिया और डेमोक्रेसी को वापस वहाँ पर रिस्टोर कर दिया गया।
अब शुरुआत करते हैं आगे की कहानी। डेमोक्रेसी को एथेंस में रिस्टोर कर दिया गया। डेमोक्रेसी, सुकरात, इसी डेमोक्रेसी में सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। उनको हेमलोक जहर का प्याला पिला दिया गया और उनको मृत्यु दंड दिया गया। सुकरात पर दो आरोप लगाए गए। एक तो एथेंस के जो देवता हैं उनकी उनको उनको मतलब कि उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, और जो एथेंस के जो यूथ हैं, यंग यूथ, यंग एथेनियन हैं, युवा नौजवान हैं, उनको सुकरात ने मतलब कि करप्ट कर दिया, उनको भटका दिया। तो सुकरात पर वहाँ के डेमोक्रेसी में शासकों ने जो है, डेमोक्रेसी के शासकों ने, वहाँ की ज्यूरी ने आरोप लगा करके सुकरात को जहर का प्याला देके डेथ सेंटेंस अर्थात मृत्यु दंड दिया। थोड़ा सुकरात के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। सुकरात एक्चुअली छोटी शॉर्ट हाइटेड पर्सन थे। वो पेशे से स्कल्प्टर थे, स्कल्प्टर, और उन्होंने पेलोपोनेशियन वार में फुट सोल्जर के रूप में भाग भी लिया था सुकरात ने। युद्ध कला में भी सुकरात पारंगत थे, लेकिन उस युद्ध के बाद सुकरात ने अपने अपने अपना जो कैरियर है वो अपना कैरियर फिलोसफी के क्षेत्र में उन्होंने बनाना उचित समझा। सुकरात या डायलॉग शैली में बात करते थे। सुकरात ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते थे, उनके आंसर ढूंढते थे और फिर आंसर से क्वेश्चन निकालते थे, फिर वो आंसर देते थे। तो सुकरात की एक डायलॉग संवाद शैली थी। कौन सी शैली थी? संवाद शैली थी। सुकरात की संवाद शैली, संवाद शैली का मतलब है कन्वर्जेशन। आमने सामने लोग आपस में बात करते हैं, उसको कन्वर्जेशन कहते हैं। सुकरात क्या है कि युवाओं को शिक्षा देते थे, लोगों से प्रश्न करते थे, जितने भी नॉलेजेबल लोग थे उन सभी से प्रश्न करते थे। सुकरात को वहाँ के लोकतंत्र ने मृत्युदंड दिया, और वही प्लेटो के लिए वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस ऑफ सोक्रेटिस। ये प्लेटो के लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। ये पॉइंट था प्लेटो की लाइफ में टर्निंग पॉइंट। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच गेव सोक्रेटिस डेथ सेंटेंस और द चार्ज ऑफ नॉट रिस्पेक्टिंग ऑफ द गॉड ऑफ सिटी एंड करप्टिंग ऑफ द यूथ। सुकरात के ऊपर दो आरोप लगाए डेमोक्रेसी में, वहाँ के ज्यूरी ने, वहाँ के शासकों ने दो आरोप लगाए। एक तो इम्पाइटी ऑफ द गॉड, इम्पाइटी ऑफ द गॉड, करप्टिंग द यूथ, युवाओं को भ्रष्ट, करप्टिंग द यूथ। ये सुकरात को यूनान के शासकों के द्वारा, एथेंस के शासकों के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद इस बात का प्लेटो की आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा, और प्लेटो ने अपनी फिलोसफी की शुरुआत, रिपब्लिक की जो शुरुआत है, जितने भी प्लेटो की बुक्स हैं उन सभी बुक्स में प्लेटो ने सुकरात को मेन लीड रोल दिया है, पात्र बनाया है सुकरात को प्लेटो ने। प्लेटो के लिए ये जो पॉइंट था, ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। टर्निंग पॉइंट प्लेटो के कैरियर में ये जो घटना है टर्निंग पॉइंट साबित हुई। टर्निंग पॉइंट, सोक्रेटिस डेथ वाज द डिफाइनिंग मोमेंट इन प्लेटोज कैरियर। 399 बीसी में प्लेटो के द्वारा एथेंस को छोड़ दिया जाता है, और 386 बीसी में प्लेटो 386 बीसी तक प्लेटो वॉलेंट्री एग्जाइल के रूप में वहाँ पर रहते हैं। तो इस घटना से प्रभावित होकर प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया 399 बीसी में। और 399 बीसी से 386 बीसी तक वॉलेंट्री एग्जाइल के रूप में प्लेटो रहते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि प्लेटो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं कि जो जितने भी शासन हैं, ऑल
जितने भी शासन हैं वो सारे बैड हैं। जितने भी नगर राज्य हैं सभी शुक्रों की नगरी है। सभी सभी में लोगों का व्यवहार खराब है, सभी का आचरण खराब है। ऑल एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर बैड। प्लेटो कौन से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? 399 बीसी से लेकर के प्लेटो 386 बीसी तक वॉलेंट्री एग्जाइल के रूप में और एक अपने कॉन्क्लूजन पर पहुंचते हैं। प्लेटो कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष पर। ऑल एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर बैड। ऑल एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर बैड। प्लेटो कहता है कि वर्तमान में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं सभी बुरी हैं, सभी शुक्रों की नगरी है। शुक्रों की नगरी, शुक्रों की नगरी की संज्ञा दी। शुक्रों की नगरी की संज्ञा दी। Plato associate the ills of his time with the group of teachers and orators active in 5th century BC, 5th century Athens sophist। थोड़ा सोफिस्ट के बारे में जान लेते हैं हम। सोफिस्ट कौन थे ये समझा देता हूँ मैं आपको। सोफिस्ट ये जो सोफिस्ट थे प्राचीन यूनान में शिक्षक थे। शिक्षकों का एक समूह था। ये घूम घूम कर शिक्षा देते थे, लेकिन ये शिक्षा देने के बदले युवाओं से फीस भी लेते थे, शुल्क भी लेते थे। गाँव गाँव में घूम घूम करके युवाओं को बिजनेस पॉलिटिक्स से संबंधित शिक्षा देते थे सोफिस्ट। शिक्षा किससे संबंधित देते थे? युवाओं को। युवाओं को ये शिक्षा देते थे घूम घूम करके। फीस भी लेते थे। फीस लेते थे, क्या लेते थे? ये फीस लेते थे। और किसके बारे में शिक्षा देते थे? पॉलिटिक्स में कैसे सफल बना जाए और बिजनेस में कैसे सफल बना जाए, और अदर स्पेयर्स ऑफ लाइफ। बिजनेस, पॉलिटिक्स और जीवन के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार सफलता प्राप्त की जाए, ये सोफिस्ट इससे संबंधित शिक्षा देते थे, युवाओं को शिक्षित करते थे। इन सोफिस्ट का जो वर्ल्ड व्यू था, उन सोफिस्ट के वर्ल्ड व्यू को सुकरात ने रिजेक्ट कर दिया। सुकरात की जो आत्मा है वो प्लेटो में उतर गई, और प्लेटो ने भी इन सोफिस्ट के जो वर्ल्ड व्यू को रिजेक्ट कर दिया। जो ये समाज के बारे में सोचते थे, ये राजनीति के बारे में सोचते थे, उन सभी विचारों को प्लेटो ने रिजेक्ट कर दिया। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक जो बुक लिखी, रिपब्लिक बुक, सबसे पहले हम रिपब्लिक बुक को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में। रिपब्लिक बुक में प्लेटो ने इन सोफिस्ट के सभी विचारों को रिजेक्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि प्लेटो 399 से लेकर 399 बीसी से लेकर 386 बीसी तक वॉलेंट्री एग्जाइल के रूप में रहते हैं, और वो एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऑल एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर बैड। सभी यूनानी नगर राज्य हैं वो सूरों की नगरी है, बेकार हैं। और उस समय जो सोफिस्ट का जो वर्ल्ड व्यू था उसको भी प्लेटो ने रिजेक्ट कर दिया। सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट वे लोग थे प्राचीन यूनान में जो युवाओं को फीस लेकर के शिक्षा देते थे, और वो शिक्षा क्या देते थे कि बिजनेस और पॉलिटिक्स में कैसे सफल हुआ जाए। इस प्रकार की शिक्षा वो देते थे। आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। द रिपब्लिक इज द रिजेक्शन ऑफ वर्ल्ड व्यू ऑफ सोफिस्ट। सोफिस्ट के वर्ल्ड व्यू का रिजेक्शन था रिपब्लिक। इन द डायलॉग ऑफ द मैन सोफिस्ट इज थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस का जो मुख्य डायलॉग था उस डायलॉग को ही रिजेक्ट किया सुकरात के माध्यम से प्लेटो ने। हाँ, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में सुकरात के माध्यम से जितने भी उस समय जो सोफिस्ट विचारक थे, जो अपने अपने विचार दे रहे थे, न्याय से संबंधित विचार, क्योंकि सुकरात का एक ही प्रश्न है उस समय, व्हाट इज जस्टिस, और उसके सामने ग्लूकोन है, थ्रेसिमेकस है, सेफालस है, पोलीमार्कस है, एंडीमंटीज है। ये सभी जो सोफिस्ट विचारक हैं अपने व्यूज़ दे रहे हैं। इन सभी व्यूज़ को
इनके सभी व्यूज के जस्टिस के विचार को सुकरात के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है और अपनी एक थ्योरी दी जाती है जस्टिस के बारे में सुकरात के द्वारा। प्लेटो के माध्यम से, प्लेटो सुकरात के मुख से अर्थात सुकरात को पात्र बना करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, इन सभी व्यूज को खारिज भी कर रहे हैं। रिपब्लिक इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ डिके साइन जस्टिस। मैं एक लाइन लिखता हूँ, ये लाइन आप समझने का प्रयास कीजिए कि रिपब्लिक इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ डिके साइन जस्टिस। ये समझिए आप, ये डिके साइन क्या है? ये ग्रीक नाम है जस्टिस का। डिके साइन एक ग्रीक नेम है, जस्टिस न्याय। जस्टिस के ऊपर लिखी गई रिपब्लिक किताब प्लेटो की बहुत महत्वपूर्ण किताब है और इसमें प्लेटो के द्वारा इंक्वायरी की जा रही है सुकरात के माध्यम से कि जस्टिस क्या है, व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है। पूरी किताब का एक ही आधार है, रिपब्लिक का न्याय क्या है। इसी प्रश्न के इर्द गिर्द पूरी रिपब्लिक घूमती है। व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है। एक तरफ तो प्लेटो सोक्रेटिस को पात्र बनाते हैं और उसके सामने कुछ सोफिस्ट थिंकर हैं, सोफिस्ट विचारक हैं, जिनमें सेफालस है, पॉलीमार्कस है। ये सभी न्याय की परंपरागत अवधारणाएं देते हैं। थ्रेसिमेकस है, ग्लूगोन है, एंडी मंटस। ये सभी न्याय की परंपरागत परिभाषाएं देते हैं। इन सभी की परिभाषाओं को सुकरात के द्वारा खंडित या खंडन किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है सुकरात के द्वारा इन सभी की परिभाषाओं का, और अपनी एक जस्टिस की परिभाषा सुकरात के द्वारा दी जाती है। हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई हैं, जस्टिस की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं और सुकरात के द्वारा उन परिभाषाओं को किस प्रकार बड़ी खूबसूरती से रिजेक्ट किया गया है। आप इसको नोट कर लीजिए कि किस किस के द्वारा दी गई। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज जस्टिस। सबसे जो पहली परिभाषा है वो सेफालस के द्वारा दी जाती है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ जस्टिस, न्याय की परंपरागत, मैं लिख देता हूँ न्याय की, हिंदी में लिख देता हूँ न्याय की परंपरागत परिभाषाएं। सबसे पहले तो सेफालस के द्वारा परिभाषा दी जाती है। सेफालस, सत्य बोलना, इस पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा हम। सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना, न्याय है। व्हाट इज जस्टिस, सेफालस कहते हैं जस्टिस इज गिविंग ईच मैन हिज ड्यू। जस्टिस इज गिविंग ईच मैन हिज ड्यू, ईच मैन हिज ड्यू। जस्टिस क्या है? जस्टिस प्रत्येक व्यक्ति का बकाया चुकाना है। सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना न्याय है। यह परिभाषा सेफालस के द्वारा दी जाती है। सेफालस एक सोफिस्ट विचारक हैं,
वो अपना न्याय के बारे में अपनी परिभाषा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्य बोलना न्याय है और अपना ऋण चुकाना न्याय है। तो सुकरात बड़ी खूबसूरती से इस परिभाषा को रिजेक्ट करते हैं, अपने तर्कों से वो काट देते हैं। सुकरात की एक खास बात है, वो अपनी संवाद शैली में प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं, फिर प्रश्न निकालते हैं, जितने भी कॉन्ट्राडिक्शन है उनको ख़त्म करते हैं, फिर सभी कॉन्ट्राडिक्शन को ख़त्म करने के बाद एक अच्छी स्टेज पर वो पहुँचे जाते हैं। सुकरात कहते हैं प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना न्याय नहीं होता और अपना ऋण चुकाना न्याय नहीं है। इसका मतलब है, वो एक उदाहरण देते हैं, मान लो आपका कोई मित्र है, वो आपसे आप किसी सामान्य परिस्थिति में अपने मित्र से हथियार ले लेते हो, मान लो नाइफ ले लेते हो, एक नाइफ। मान लो कि ये आपका मित्र है और ये आपका मित्र है, ये दोनों मित्र हैं। सामान्य परिस्थिति में ये अपने मित्र से हथियार ले लेता है, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि ये पागल हो गया। थोड़े दिन बाद पता चला कि ये पागल हो गया। ए बी से हथियार ले लेता है, ए बी से हथियार ले लेता है, नाइफ ले लेता है। क्या ले लेता है? नाइफ। सामान्य परिस्थिति में ले लेता है, लेकिन थोड़े दिन बाद पता चलता है कि बी बड़े गुस्से में है या फिर वो पागल हो गया और वो अपना बदला लेने के लिए अचानक से इसे हथियार मांगता करके, बड़े गुस्से में, कि मेरा हथियार मुझे दे दो। तो सुकरात कहते हैं कि इस विपरीत परिस्थिति में, अर्थात गुस्से में, अपने मित्र को ये हथियार वापस देना उचित है? नहीं, क्योंकि वो उस समय गुस्से में है, वो किसी की हत्या भी कर सकता है। अर्थात अपना ऋण चुकाना न्याय नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना भी न्याय नहीं है। कई बार हम निर्दोष को बचाने के लिए झूठ भी बोलते हैं। तो प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना भी न्याय नहीं है और अपना ऋण चुकाना भी न्याय नहीं है। सुकरात अपने इस उदाहरण से बड़ी खूबसूरती से इस परिभाषा को रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी परिभाषा पोलीमार्कस के द्वारा दी जाती है। पोलीमार्कस 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 क्या कहते हैं? मित्रों से अच्छा व्यवहार करना, अपने मित्रों से अच्छा व्यवहार और शत्रुओं से बुरा व्यवहार करना, शत्रुओं से बुरा व्यवहार करना न्याय है। इस बात को समझिए आप। अपने मित्रों से अच्छा व्यवहार करना और शत्रुओं से बुरा व्यवहार करना न्याय है। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं। पोलीमार्कस कहते हैं जस्टिस इन डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू जस्टिस डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज। जस्टिस इज डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज। जस्टिस क्या है? डूइंग गुड, फ्रेंड्स के साथ डूइंग गुड एंड एनिमीज के साथ हार्म, बिहेवियर अपनाना। मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार और शत्रुओं के साथ बुरा व्यवहार करना। सुकरात पोलीमार्कस की इस परिभाषा का भी खंडन करते हैं। सुकरात कहते हैं कि कई बार हमसे गलती भी हो सकती है। हम गलती से कई बार अपने मित्र को, अपने दुश्मन को भी मित्र बना लेते हैं और कई बार हमें ये भी नहीं पता कि हमारा जो मित्र है वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि मनुष्य से गलती होती है और हो भी सकती है। तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है अपने मित्रों से अच्छा व्यवहार करना और दुश्मनों से बुरा व्यवहार करना। कई बार हमारा दुश्मन भी हमारा मित्र निकल जाता है और कई बार हमारा मित्र हमारा दुश्मन निकल जाता है। तो इस परिस्थिति में यह परिभाषा बिल्कुल भी सही नहीं है। सुकरात इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। अगली परिभाषा जो दी जाती है वो थ्रेसीमेकस के द्वारा दी जाती है और थ्रेसीमेकस के द्वारा बहुत शानदार परिभाषा दी जाती है और फिर अपनी ही परिभाषा को थ्रेसीमेकस के द्वारा मॉडिफाई कर दिया जाता है और सुकरात को बड़ी समस्या आती है उस परिभाषा को सोल्व करने में। जस्टिस इज नथिंग एल्स देन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रिंगर। जस्टिस क्या है? थ्रेसीमेकस क्या कहते हैं? थ्रेसीमेकस एक रेडिकल थिंकर है, थ्रेसीमेकस,
और बहुत उग्र परिभाषा देते हैं। ये रियलिस्ट थिंकर है थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस भी रियलिस्ट थिंकर है। थ्रेसिमेकस अपनी परिभाषा को इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, अभी बताता हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, एक तो ये बात हो गई। इन दोनों को आप समझने का प्रयास कीजिए। एक इनजस्टिस इज द बेस्ट, इनजस्टिस इज गुड, इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस। दोनों ही परिभाषा। थ्रेसिमेकस क्या कहते हैं? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर की बात करते हैं वो। थ्रेसिमेकस के द्वारा परिभाषा दी जाती है कि शक्तिशाली व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग कानून बनाता है और वो खुद कानूनों का पालन नहीं करता, उसकी जनता को कानूनों का पालन करना पड़ता है। शक्ति जिसके पास होती है वो अपने अकॉर्डिंग न्याय की परिभाषा को बदल देता है। वास्तव में आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे तो आप यही है। वास्तव में शक्तिशाली लोग हैं कानूनों का पालन नहीं करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कानूनों को बदल देते हैं, डेफिनेशन बदल देते हैं, नैतिकता की डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग देते हैं वो। तो जस्टिस क्या है? इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर, इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस। ये दोनों परिभाषाएं थ्रेसिमेकस के द्वारा दी जाती है, दोनों ही बड़ी प्रैक्टिकल परिभाषाएं हैं। और थ्रेसिमेकस ये कह करके वहां से खड़े होकर के चले जाते हैं कि सुकरात को कहते हैं कि आप इन परिभाषाओं को रिजेक्ट करके दिखाओ। सुकरात की बड़ी समस्या होती है, दोनों प्रैक्टिकल परिभाषाएं हैं। भाई पहली तो परिभाषा शक्तिशाली का हित ही, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी परिभाषा अन्याय न्याय से बेहतर है। अन्याय न्याय से बेहतर, अन्याय न्याय से बेहतर है। यहाँ पर थ्रेसिमेकस क्या कहना चाहिए? अन्यायी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, वो सारी लिमिट्स का उल्लंघन करता है, कानून तोड़ता है। जबकि न्यायिक व्यक्ति है, एक ईमानदार व्यक्ति है, वो हमेशा दुखी रहता है, वो परेशान रहता है। आप डे टू डे लाइफ में भी आप देख सकते हो कि जो बेईमान जो व्यक्ति हैं ज़्यादातर वो खुशी मिलते हैं, और जो ईमानदार व्यक्ति हैं वो वास्तव में परेशान होते हैं, जो कानूनों का पालन करते हैं। तो ये दो बातें थ्रेसिमेकस ने कही और सुकरात के दिमाग को हिला के रख दिया इन दो बातों ने। इन दोनों ही बातों को हम समझेंगे। एक तो समझेंगे पॉलिटिकल एमोरलिज्म, पहली बात तो ये थ्रेसिमेकस के पॉलिटिकल एमोरलिज्म सिद्धांत से जुड़ी है। दूसरी बात पॉलिटिकल इमोरलिज्म। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। दूसरी बात लिख देता हूँ यहाँ पर, अन्याय न्याय से बेहतर है, अन्याय न्याय से बेहतर है। इन दोनों बातों को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर शक्तिशाली का हित ही न्याय है, इसको हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल एमोरलिज्म कहते हैं। एमोरलिज्म कैसे? कि शक्तिशाली जो व्यक्ति है, जो स्ट्रोंग व्यक्ति है, जो स्ट्रोंगेस्ट व्यक्ति है, वो नैतिकता को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है, न्याय की अपने अकॉर्डिंग परिभाषा देता है शक्तिशाली व्यक्ति। इसको कहते हैं पॉलिटिकल एमोरलिज्म। यहाँ पर न्याय की कोई फिक्स परिभाषा नहीं है, इसलिए इसको एमोरलिज्म कहा गया है। ध्यान से सुनिए कि न्याय की या नैतिकता की यहाँ पर निश्चित कोई परिभाषा नहीं है, इसको हम एमोरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एमोरलिज्म। इसको समझने का प्रयास कीजिए। पॉलिटिकल इमोरलिज्म, अन्याय न्याय से बेहतर है। यहाँ पर थ्रेसिमेकस के द्वारा जो परिभाषा, जो डेफिनेशन दी गई है, उसमें एक फिक्स परिभाषा दी गई है जस्टिस की, नैतिकता की। अन्याय न्याय से बेहतर है, एक फिक्स पॉइंट है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल इमोरलिज्म। इन दोनों ही बातों को समझने का प्रयास कीजिए। Definition given by Thrasymachus: justice is nothing else than the interest of the stronger. This definition represents the political amoralism of sophist, definition rejected by Socrates.
अब ये सोक्रेटिस के द्वारा ये परिभाषाएं रिजेक्ट कर दी जाती हैं। क्या कहते हैं सोक्रेटिस? सुकरात, फाउंडिंग फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, सुकरात, दुनिया का सबसे प्राचीन विद्वान आदमी सुकरात। सुकरात क्या कहते हैं? सुकरात इन दोनों ही परिभाषाओं को रिजेक्ट करते हैं, बहुत खूबसूरती से रिजेक्ट करते हैं और सभी को सहमत भी करते हैं। सुकरात की एक खास बात और है, सुकरात अपने तर्कों से जितने भी व्यक्ति सामने बैठे हैं, जितने भी सोफिस्ट सामने बैठे हैं, उन सभी को संतुष्ट भी करते हैं सुकरात। ऐसा नहीं है वो किसी के ऊपर अपनी बात को थोपते नहीं, अपने तर्कों से अगले को संतुष्ट करते हैं और एक न्याय की बेस्ट परिभाषा पर वो पहुँचते हैं। वास्तव में क्या है कि इसमें प्लेटो के द्वारा एक आइडियल स्टेट की स्थापना की जाती है और आइडियल स्टेट के लिए वो एक फिलोसफर किंग की तलाश में है। प्लेटो कहते हैं कि समाज में 3 वर्ग होंगे, एक विजडम वाला गार्जियन क्लास, एक ऑक्जिलरी क्लास, एक प्रोड्यूसर क्लास। इन तीनों वर्गों में अलग अलग गुण पाए जाएंगे। एक फिलोसफर किंग होगा जो पूरे राज्य को कंट्रोल करेगा। तो जो प्लेटो है वो एक आइडियल स्टेट की खोज में है, जस्टिस के माध्यम से एक आइडियल स्टेट की खोज में, और आइडियल स्टेट में जस्टिस की स्थापना के लिए एक फिलोसफर किंग की कंसेप्ट भी उनकी आएगी। उनको भी हम सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सुकरात क्या कहते हैं? सुकरात इन दोनों ही परिभाषाओं को बड़ी खूबसूरती से रिजेक्ट कर देते हैं। सुकरात कहते हैं रूलिंग इज एन आर्ट। वो पूछते हैं थ्रेसिमेकस से, क्या रूलिंग एक कला है? शासन करना एक कला है? तो थ्रेसिमेकस कहते हैं हाँ, शासन करना एक कला है। शासन करना क्या है? एक कला है। शासन एक कला है। शासन एक कला है। फिर सुकरात कहते हैं, जिस प्रकार एक डॉक्टर अपने पेशेंट को दवाई न तो ज़्यादा देता है न दवाई कम देता है, एक म्यूजिशियन जब ट्यून करता है, जब संगीत बजाता है वायोलिन से, तो म्यूजिशियन के द्वारा न तो ज़्यादा संगीत बजाया जाता है न संगीत कम बजाया जाता है। वो ट्यून करने के लिए वो एक बीच का रास्ता अपनाता है म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन भी एक आर्ट है, म्यूजिक करना भी एक आर्ट है। डॉक्टर के द्वारा अपने पेशेंट को ठीक करना भी एक आर्ट है। उसी प्रकार रूलिंग भी एक आर्ट है, अर्थात अपनी जनता को जो संतुष्ट रखे वही राजा सबसे बढ़िया। इस प्रकार सुकरात के द्वारा इन बातों से थ्रेसिमेकस की जो डेफिनेशन है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि रूलिंग इज एन आर्ट। इसको आप नोट कर लीजिए। सुकरात क्या कहते हैं? रूलिंग इज एन आर्ट ऑफ रूलर लाइक मेडिसिन इज एन आर्ट ऑफ डॉक्टर। Doctor practices his art for the benefit of patient. Similarly, ruler will practice his art for the benefit of his subjects. अर्थात रूलर के द्वारा जो शासक होता है अपनी जनता के हितों की पूर्ति के लिए शासन किया जाता है। तो इसलिए तो फिलोसफर जो 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 प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है उसकी आत्मा न्याय से दहक रही होगी, अर्थात उसकी आत्मा में न्याय की एक ज्वाला होगी, वो कभी गलती नहीं करेगा। इस प्रकार एक दार्शनिक राजा की भी वो एक कल्पना करते हैं, उसको स्थापित करते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा। इसके बाद में हम देखते हैं कि थ्रेसिमेकस अपनी जो परिभाषा है उसको रिफॉर्म कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर फॉर अदर्स टू बी जस्ट एंड ही हिमसेल्फ अनजस्ट, इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस, पॉलिटिकल इमोरिज्म ऑफ सोफिस्ट। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, थ्रेसिमेकस, इससे पहले हम समझ लेते, थ्रेसिमेकस अपनी बातों को समझाने के लिए कुछ तर्क भी देता है, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जिनको कहते हैं हम, लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, थ्रेसिमेकस के तर्क। थ्रेसिमेकस के द्वारा पहला तर्क क्या दिया जाता है? थ्रेसिमेकस के द्वारा गुड लाइफ कंसिस्ट इन डिस्कार्डिंग ऑल लिमिट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। गुड लाइफ क्या है? एक अच्छी लाइफ क्या है, अच्छा जीवन क्या है? जिसमें व्यक्ति के द्वारा सभी प्रकार की लिमिट्स का उल्लंघन किया जाए। थ्रेसिमेकस यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अच्छा जीवन क्या है?
थ्रेसिमेकस कहते हैं कि अच्छा जीवन वो है जिसमें आदमी कानूनों का पालन नहीं करे, नियमों का उल्लंघन कर दे, वही तो अच्छा जीवन हुआ ना। और एक न्यायिक व्यक्ति कौन है? न्यायिक व्यक्ति वो है जो कानूनों का पालन करे। ये बात मैंने पहले भी बता दी आपको। इसी बात को सुकरात के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, सभी बातों को। सुकरात कहते हैं कि जो जस्टिस है वो जस्टिस चाकू की धार की तरह है, नाइफ की शार्पनेस की तरह है जस्टिस। नाइफ जितना शार्प होगा उतने ही चीज़ों को ज़्यादा आसानी से काटेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ह्यूमन एक्टिविटी करता है, अगर वो जस्टिस है उसकी एक्टिविटी में तो वो उस एक्टिविटी को बहुत बेहतर तरीके से करेगा। न्याय का मतलब ही है कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन माइंड है, जो ह्यूमन सोल है, उसमें जो उसके तीन तत्व हैं वो वेल ऑर्डर्ड हो। वो तीनों तत्व है, रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट और डिजायर, ये तीनों तत्व एक व्यवस्थित तरीके से हो, एक वेल ऑर्डर्ड सोल में हो। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ह्यूमन सोल किस प्रकार ऑर्गेनाइज्ड हो। ह्यूमन सोल, ह्यूमन सोल में तीन प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व में तीन तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व के भीतर देखो, उसके माइंड में, आप उसकी आत्मा में देखो, तीन तत्व पाए जाते हैं। ह्यूमन सोल में तीन तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तीन तत्व हैं? उसके रीजन, विवेक, बुद्धि, तर्क, विजडम भी कहते हैं इसको। दूसरा स्पिरिट या इमोशन भी इसको कहते हैं, स्पिरिट, इमोशन। इसको हम स्पिरिट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्पिरिट या इमोशन भी इसको कह देते हैं। अभी हम समझेंगे इसको एक इमेज के द्वारा। एक हिंदी में भी बनाएंगे, इंग्लिश में भी बनाएंगे, इमेज हम समझने का प्रयास करेंगे। और एक डिजायर, एपेटाइट, डिजायर या एपेटाइट, ये तीनों तत्व है एक दूसरे के। ये तीनों तत्व है अगर वेल ऑर्डर्ड सोल में है किसी भी ह्यूमन में, तो बहुत बेहतर गतिविधि, बहुत बहुत बेहतर तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को करेगा। तो गुड लाइफ क्या है? यहाँ लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट देखिए आप थ्रेसिमेकिस का। गुड लाइफ का मतलब है लिमिट्स का उल्लंघन करना। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? जस्टिस मीन्स कॉम्प्लेन्स विथ लॉज एक्सेप्टिंग लिमिट्स, अर्थात लॉज का पालन करना और लिमिट को स्वीकार करना। अब इस बात को समझिए आप। सो द इंटरेस्ट ऑफ द रूलर इज बेस्ट सर्व्ड व्हेन हिज सब्जेक्ट्स आर जस्ट एंड ही हिमसेल्फ अनजस्ट। थ्रेसिमेकिस यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो रूलर होता है, जो स्ट्रोंग आदमी होता है, जो स्ट्रोंग आदमी होता है, वो तो किसी प्रकार के नियम की पालना नहीं करेगा, लेकिन उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, उसकी जो जनता है, वो जस्ट रहेगी हमेशा। जस्ट मतलब वो हमेशा नियमों का पालना करेगी और वो परेशान रहेगी। रूलर कभी भी लिमिट्स यानी रूल्स का पालन नहीं करेगा, रूल्स का पालन वो कभी भी नहीं करेगा। और जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जनता है, जनता, सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर जनता, पीपल्स, वो हमेशा जस्ट होंगे जब वो नियमों का पालन करेंगे। आप इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए इसको। लॉज आर रूल्स मेड बाय स्ट्रॉन्ग एंड इम्पोज्ड ऑन वीक्स, ए डिवाइस टू कंट्रोल दिम। नियम और कानून क्या है? वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं कमजोरों पर लागू करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस है। सो द इंटरेस्ट ऑफ द रूलर इज बेस्ट सर्व्ड व्हेन ही सब्जेक्ट्स आर जस्ट एंड ही हिमसेल्फ अनजस्ट। सो अकॉर्डिंग टू थ्रेसिमेकस, इनजस्टिस इज द बेटर देन टू जस्टिस। Injustice is preferable to justice. Superior man knows that good life is a matter of disregarding all limits. But according to Socrates, if we live in a life in which all limits are ignored, we will not be to get what we want. Example, म्यूजिशियन और डॉक्टर का वो एग्जाम्पल देते हैं। द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्विंग लिमिट्स, द लिमिट्स विच दैट एक्टिविटी डिमांड्स। जस्टिस टू इंडिविजुअल इज व्हाट शार्पनेस टू नाइफ, इट इज़ द वर्च्यू दैट इनेबल्स सोल टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटी प्रॉपरली। ये बात मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि जो थ्रेसिमेकिस के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई उनको सुकरात के द्वारा खंडित कर दिया गया। सुकरात ने कहा कि न्याय क्या है? सुकरात ने कहा कि न्याय चाकू के धार की तरह है, और चाकू की धार जितनी तेज़ होगी वो अपनी चीज़ों को उतनी आराम से वो आसानी से काट पाएगा। तो जस्टिस ह्यूमन एक्टिविटी में कब दिखेगा? जब व्यक्ति अपनी एक्टिविटी को बहुत बेहतर तरीके से निष्पादित करेगा, बहुत बेहतर तरीके से वो कार्य करता रहेगा, एक्सीलेंस तरीके से वो कार्य करेगा, वही जस्टिस है। वो सभी लिमिट्स का पालन करेगा। अगर वो लिमिट्स का पालन नहीं करेगा तो उसको पता ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा लिमिट्स का पालन करेगा
तो उसको पता ही नहीं होगा कि वो क्या चाहता है, वो व्यक्ति क्या चाहता है, और उसकी 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 दुनिया में उसके लिए उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, उसकी लाइफ में कोई भी उद्देश्य उसके लिए सही नहीं होगा, उसको यही नहीं पता होगा मेरा उद्देश्य लाइफ में क्या है। इसको नोट कर लीजिए आप। इसे आगे देखते हैं कौन सा क्या क्रम है। अब यहाँ पर सुकरात अपने जस्टिस की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। सुकरात सभी तर्कों को खंडित करते हुए, गुलकोन भी कहते हैं, गुलकोन जो प्लेटो के भाई है, गुलकोन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है, अर्थात कानूनों आदि का भय होगा लोगों में तो वो लोग न्याय की पालना करेंगे। गुलकोन कहता है कि लोग समझौता करते हैं, आपस में कानून बनाते हैं, प्रकृति में न्याय प्राप्त करने के लिए लोग आपस में समझौता करते हैं, समझौता करके कानून और नियम बनाते हैं, उन कानूनों और नियमों की पालना वो करते हैं। इस प्रकार गुलकोन कहते हैं कि न्याय तो भय का शिशु है। सुकरात इस बात को भी रिजेक्ट कर देते हैं, न्याय भय का शिशु नहीं है, न्याय बाह्य वस्तु नहीं है, न्याय आंतरिक गुण है। न्याय कोई बाह्य वस्तु नहीं है, न्याय आंतरिक गुण है। प्लेटो यही कहते हैं न्याय की परिभाषा में, न्याय व्यक्तित्व के गुण है, आंतरिक गुण है न्याय। तो सुकरात या न्याय प्लेटो के द्वारा जो जस्टिस की परिभाषा दी जाती है वो क्या है? जस्टिस अकॉर्डिंग टू सुकरात, सोक्रेटिस, पात्र तो वही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस क्या है? व्हाट इज जस्टिस? व्हाट इज जस्टिस? ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ रिपब्लिक का एंड होता है। पूरी की पूरी रिपब्लिक इस क्वेश्चन अर्थात जस्टिस को खोजने पर लिखा हुआ एक ग्रंथ है प्लेटो के द्वारा। प्लेटो पूरी रिपब्लिक में फिलोसफर किंग, आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, एलिगोरी ऑफ केव, प्लेटो 11वें अध्याय में एलिगोरी ऑफ केव का सिद्धांत भी देते हैं। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सोल, स्टेट के ऊपर न्याय, सामाजिक न्याय, राज्य का न्याय, व्यक्ति का न्याय, सभी बातों को समझाने का प्लेटो के द्वारा प्रयास किया जाता है। व्हाट इज जस्टिस? इस प्रश्न के इर्द गिर्द पूरी रिपब्लिक घूमती है, रिवॉल्व करती है रिपब्लिक। प्लेटो के द्वारा न्याय की क्या परिभाषा दी गई है कि राज्य में 3 वर्ग होंगे। एक वर्ग शासक वर्ग जिसको संरक्षक वर्ग भी कहा गया है, एक सैनिक वर्ग जिसको सह संरक्षक वर्ग भी कहा गया है, एक उत्पादक वर्ग जिसमें व्यापारी, किसान आदि को शामिल किया गया है। इसी प्रकार राज्य के स्तर पर न्याय की स्थापना करते हैं। राज्य के स्तर पर समाज को 3 भागों में बांट दिया जाता है, सिटी को 3 भागों में बांट दिया जाता है। उनके कार्य भी अलग अलग हैं, वो एक दूसरे कार्य में इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, अर्थात विशेषीकरण और श्रम विभेदीकरण के आधार पर प्लेटो का न्याय दिया गया। इंडिविजुअल की जो सोल है, व्यक्ति की आत्मा है, उसका मस्तिष्क है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसमें भी 3 तत्व पाए जाते हैं। एक एक तत्व विवेक का तत्व है, एक शौर्य का तत्व है, एक भूख लालसा लोभ का तत्व है, जिनमें अलग अलग तीनों में वर्चूज भी पाए जाते हैं। विजडम का वर्चू, दूसरा स्पिरिट का वर्चू, वॉरियर क्लास में स्पिरिट या इमोशन का वर्चू, और प्रोड्यूसर में जो एपेटाइट का जो वर्चू पाया जाता है। इन सभी में अलग अलग वर्चू भी पाए जाते हैं। इन सभी बातों को, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को, एलिगेरी ऑफ केव, गुफा का सिद्धांत, फॉर्म का सिद्धांत, लॉज में क्या लिखा गया है, स्टेट्समैन में क्या लिखा गया है, जो 2 बुक शेष हैं, उन सभी बातों को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो जस्टिस प्लेटो की फ़िलोसफी की जो स्टार्टिंग है जस्टिस को लेकर, बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की भी थोड़ी सी मैंने चर्चा की है इसमें, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगले वीडियो में जल्दी हम मिलेंगे, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।